हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी रिलेशनशिप विथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल और वेव नंबर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रेजेंट अराउंड अस। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहते हो तो आप लोग ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्टर करें एज ए स्टूडेंट और वहां से आप लोग इस चैप्टर के नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। एक और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग तक के नोट्स ऑलरेडी ग्रेविटी सर्कल ऐप पर मैंने अपलोड करवा दिए हैं ताकि आप लोगों को अगले 4 चैप्टर के नोट्स पहले से मिल जाएं। वीडियोस सेकेंड चैप्टर के चल रहे हैं, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो आपके पास में पूरा डेटा बनता जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने क्लास 12 के एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी उस पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए उस एप्लीकेशन पर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगे। वो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ग्रेविटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है गाइस तो डाउनलोड कर लो। आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो विजिबल भी होते हैं, इनविजिबल भी होते हैं और वो कोई एक टाइप के नहीं होते, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहां पर बोर्ड पर आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए स्टडी का वो होता है विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशन, अब नाम ही बोल रहा है विजिबल, देयरफॉर दीज आर विजिबल टू ह्यूमन आईज। अगर आप लोगों ने रावण मूवी देखी हो, देखिए रावण मूवी कौन सी, वाना बी माय चमक चलो ओ ओ, शाहरुख खान वाली देखी है कि नहीं? एक नंबर मूवी है वो, शानदार एकदम। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो उस मूवी की स्टार्टिंग में ये बोला जाता है, जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो ये बोला जाता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी रेज है जो हमारी आईज को दिखाई नहीं देती। एंड एग्जैक्टली ये बात सही है, जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। तो क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं वो बहुत सेंसिटिव है और हमारी आंखें कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि वो सिर्फ विजिबल रेडिएशंस को ही देख सकती है। वो सिर्फ विजिबल रेडिएशंस को ही देख सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ विजिबल रेडिएशंस क्या है? विजिबल रेडिएशंस ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जो 7 कलर से मिलकर बनी है। इंद्रधनुष, 7 रेनबो में जो कलर होते हैं उससे मिलकर बनी है। दैट इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर से मिलकर बनी है। अगर इन 7 कलर को मैं मिक्स कर दूं तो ये व्हाइट कलर की लाइट बन जाती है जो सन से आती है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि आपको दिन में अर्थ पर हर चीज क्यों दिखाई देती है? सूर्य की रोशनी में हर चीज क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि सन से विजिबल रेज हमारी अर्थ तक आती है जो व्हाइट कलर की होती है। और आप लोगों ने क्लास 10th में आई थिंक प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब आप सनलाइट में प्रिज्म रखते हो तो आपको इंद्रधनुष जैसे 7 कलर दिखाई देते हैं। आसमान में भी इंद्रधनुष दिखाई देता है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारी आंखें इसे डिटेक्ट कर सकती है। नाउ खास बात यह है कि इस विजिबल रेज की वेवलेंथ कितनी है, आप लोगों को वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो इसकी वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो लाइट है ये वॉयलेट है, ये जो वेवलेंथ है ये वॉयलेट की है और ये जो वेवलेंथ है ये रेड की है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि रेड कलर इस विबग्योर में ये वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा है या रेड की वेवलेंथ ज्यादा, तो आप बोलेंगे रेड की वेवलेंथ ज्यादा है।
सर याद कैसे रखें, हमें तो याद नहीं करना है, हम याद कैसे करें, कोई ट्रिक बताओ। तो ट्रिक समझो, विजिबल के ऊपर कौन आया, इंफ्रारेड, नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, इससे ज्यादा वेवलेंथ इसकी और इससे ज्यादा वेवलेंथ इसकी। यहां देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम क्या है, इंफ्रारेड। रेड नाम में ही रेड है, इंफ्रारेड। तो रेड के बाद जैसे ही आपके विजिबल में वॉयलेट, मतलब इसको ऐसा पढ़ो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड के बाद इंफ्रारेड। समझ में आई बात। दूसरी बात समझो, विजिबल से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो विजिबल के नीचे कौन, अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट। तो वॉयलेट के नीचे कौन, अल्ट्रा वॉयलेट। तो अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड के बाद इंफ्रारेड। समझ गए बात को। तो आप यहां पर देख सकते हो रेड की वेवलेंथ है 7500 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बात समझ में आ गई। वॉयलेट की वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों के बीच में पूरा वेबग्योर की वेवलेंथ होगी। तो यही वो लाइट है जो सन से हम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। यही वो रेडिएशन है जो आपके घर में मौजूद बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, फ्लैश लाइट, टॉर्च, दिया, लालटेन, जो भी चीज, आग जो आपको देखने में मदद करती है, उन सब से ये रेडिएशन निकलती है और ये हमारी आंखें देख सकती है। आपने देखा होगा कई बार रात में कुत्ते रोते हैं, सियाल रोते हैं, या कभी कभी एनिमल्स थोड़े से घबराने लग जाते हैं, तो अपन बोलते लगता है कोई बुरी आत्मा आसपास है, लगता है किसी की मौत होने वाली है, लगता है कुछ अपशगुन होने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी आईज विजिबल के अलावा दूसरे रेडिएशंस को भी देख सकती है। तो जब विजिबल के अलावा दूसरे टाइप के रेडिएशन का नंबर बढ़ने लगता है, तो वो घबराने लगते हैं कि ये हमें क्या दिख रहा है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आप अचानक से उठे और आपको कोई आत्मा दिखे तो आप डरोगे कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या होता है, विजिबल के अलावा जो दूसरे रेडिएशन दिखने लगते हैं तो उससे घबराने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर वो रोने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम समझते हैं कुछ अपशगुन होने वाला है। साइंटिफिक तरीके से देखो तो मेरे ख्याल से बात सही है, क्योंकि अगर दूसरे अपन थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तब ये चीज आपको और क्लियर होगी कि ऐसा क्यों होता है ना। आगे चलते हैं। अगला रेडिएशन है इंफ्रारेड। अब देखो इंफ्रारेड का रेडिएशन 7500 से 10⁻⁻8 नैनोमीटर्स के बीच का होता है। 7500 के बाद ये आ गया, मतलब आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इंफ्रारेड का काम क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, और ये हार्मलेस होती है, कोई नुकसानदायक नहीं होती। ये भी सन से हमारी अर्थ तक आती है, जिसकी वजह से हमको जब धूप में जाते तो हमें थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है। फिर माइक्रोवेव्स, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आपके घर में माइक्रोवेव अवन्स वगैरह होता है जो कुकिंग में काम में आता है, और ये मोबाइल ट्रांसमिशन में भी हमारी मदद करती है। जो हम मोबाइल्स पे बात वगैरह करते हैं वो माइक्रोवेव्स की मदद से करते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻5 मीटर्स के बीच में। एंड ऊपर चलते हैं रेडियो वेव्स, एज द नेम सजेस्ट ये रेडियो ट्रांसमिशन में हमारी मदद करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जियोलॉजिकल इवेंट्स। जियोलॉजिकल इवेंट जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, कहीं पर बाढ़ आ रही हो, कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो, यानी जहां पर प्राकृतिक संदेश जिसको बोलते हैं, अर्थ में कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अचानक से होती है और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, तब अर्थ में से ये रेडियो वेव्स निकलना शुरू होते हैं। जो स्पेस में सैटेलाइट्स घूमते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, जो कैलेमिटीज की फोरकास्टिंग करते हैं, ये कैसे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, या यहाँ पर बहुत तेज चक्र, यहाँ बहुत तेज बवंडर उठने वाला है, तूफान आने वाला है। ये सब रेडियो वेव्स की वजह से होता है, क्योंकि जब ऐसी कोई घटना होने वाली होती है तब अर्थ से बहुत ज्यादा अमाउंट में रेडियो वेव्स निकलती है, जिसके जितनी अमाउंट में निकलती है, जितनी वेवलेंथ की निकलती है, वो ये सैटेलाइट्स कैप्चर करके बताते हैं कि इतनी ज्यादा खतरनाक ये चीज है। तो जियोलॉजिकल इवेंट में रेडियो वेव्स निकलती है। अब आप समझे कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी क्यों घबराते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, बट शायद ये फील कर पाते होंगे इन वेव्स को जो इनके आसपास होती है। क्या बात समझ में आ गई। तो गाइज एक बात हम लोग सब याद रखेंगे कि जब आप विजिबल से ऊपर की ओर गए तो क्या बढ़ी, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या ये चीज समझ में आई हम लोगों को। तो अगर एक बात बताओ, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था दैट C इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, या हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 बाय
लेमडा। अगर अपन वेलोसिटी कांस्टेंट मान लें तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय न्यू। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यू बढ़ेगा लेमडा घटेगा, लेमडा बढ़ेगा न्यू घटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर यहां पर वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है, अगर यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या होगी, घट जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। क्या इतनी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो रहा है? इतनी चीज यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर हुई, नीचे की ओर बढ़े, ठीक है। अब अपन यहां पर एक चीज और पता लगा लेते हैं। एक बात बताओ, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है। इमेजिन करो अभी रामायण महाभारत खूब चल रही है टीवी पे, मैंने एक तीर लिया, एक एरो लिया और उस एरो से आपको मारा। एरो इतना बड़ा है तो वह एरो आया, आपकी बॉडी में घुसा, आपकी बॉडी एक पॉइंट है, फिर आपकी बॉडी को आर पार करके बाहर निकला। तो क्योंकि एरो का साइज बड़ा था, एक सेकेंड में आपकी बॉडी से मेरे ख्याल से शायद एक, या अगर मैं बहुत फास्ट हूं तो 2 एरो ही पार कर पाऊंगा, क्योंकि एरो का साइज बड़ा था। तो एक पॉइंट को पार करने में उसको टाइम लगेगा। पहले हेड आएगा, फिर हेड अंदर जाएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर टेल पार्ट आएगा और फिर वो बॉडी को पार करेगा। तो एक पॉइंट को पार करने में एरो को टाइम लगेगा, क्योंकि एरो यानी जो तीर है वो काफी बड़ा है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में बंदूक है, छोटी सी बुलेट है, ढिचकियां 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 ढिचकियां, तो छोटी होने की वजह से फटक टक फट 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 एक पॉइंट को फटाफट पार कर जाएगी। एक पॉइंट के जल्दी आर पार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो वही फिनोमिनन आप यहां लगाओ, वेवलेंथ का साइज बढ़ रहा है, यानी वेव बड़ी होती जा रही है। वेव बड़ी होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का घटना। अब अगर आपके शरीर में से ये रेडियो वेव पार होगी तो इसकी लेंथ बड़ी है, तो आपके शरीर से एक सेकेंड में बहुत कम रेडियो वेव्स पास होगी। तो क्या ये आप लोगों के लिए हार्मफुल है कि लेस हार्मफुल है? ऑब्वियस सी बात है, लेस हार्मफुल है। तो यहां पर आप देखो मैंने लिखा भी है हार्मलेस। इंफ्रारेड हमारे लिए हार्मलेस होती है, विजिबल हमारे लिए हार्मलेस होती है। इनफैक्ट माइक्रोवेव और रेडियो वेव तो और हार्मलेस हो जाती है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहती, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये लीस्ट हार्मफुल होती जाएगी, मतलब आपकी बॉडी के लिए ये खतरनाक नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? इज दैट क्लियर? आगे चले, नीचे की तरफ चलते हैं। अगली रे नीचे की तरफ आती है अल्ट्रा वायलेट। ऑब्वियसली वायलेट के बाद ये होगी, तो इसकी जो वेवलेंथ भी होगी वो 0.01 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इसके बाद वायलेट आ गया, रेड के बाद इंफ्रारेड आ गया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है। तो 0.01 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ यूज होती है? ये हमारे लेबोरेटरीज के अंदर यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है, इतनी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जान से मार देती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेस लेबोरेटरीज में यूज की जाती है ताकि माइक्रोवेव्स को पूरी तरीके से किल कर दी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके से किल कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। सो दे आर हार्मफुल। भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ये रेस खत्म कर रही है, मार डालती है, तो खतरनाक ही होगी। और ये हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर ये हमारी बॉडी पर प्रोलॉन्ग यानी बहुत देर तक गिरती रहे तो इससे आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो सकता है। इट मे कॉजेज ब्लाइंडनेस, कैंसर, बहुत हार्मफुल हो सकती है। एक्सरेज अगली आती है। एक्सरेज आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होती है। मैग्नेटिकल डायग्नोसिस मतलब आपने एक्सरे करवाया होगा या किसी का करते हुए देखा होगा। दांतों का एक्सरे होता है, बोन्स का एक्सरे होता है। क्यों इनको क्यों यूज किया था एक्सरे करने के लिए? क्योंकि आप देखो यहां पर इसकी जो वेवलेंथ है ये और छोटी हो गई,
मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रेस से भी इसकी वेवलेंथ और छोटी हो गई। तो वेवलेंथ छोटी हो गई तो क्या बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी। ये बंदूक की गोली की तरह आपकी बॉडी को चीरते हुए 1 सेकेंड में बहुत सारी रेस आपकी बॉडी के आर पार जा रही है, और ये इतनी खतरनाक होती है कि हमारी बॉडी में जो मांस है, जो फ्लैश है, जो ऑर्गन्स हैं, वो इसको नहीं रोक पाते, ये उन सबको चीरती हुए आगे बढ़ जाती है। ये सिर्फ टकराती है तो किससे टकराती है? हमारी हड्डियों से। तो क्या होता है, जब हमारे सामने जब एक्सरे रेज आती है, एक्सरेज हम पर पड़ी, हमारी स्किन को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड को, हमारे फ्लैश को, सबको चीरती हुई आर पार निकल जाती है, लेकिन हड्डियों से टकराती है और वापस चली जाती है। वापस जाकर ये रेस किसको हिट करती है? एक्सरे प्लेट को, और एक्सरे प्लेट को हिट करने के बाद आपको वो एक्सरे की रिपोर्ट जो दिखती है ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखती है। तो जो हड्डी हड्डी वाला पोर्शन है सिर्फ वो दिखाई देता है, बाकी और कोई पोर्शन उसमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सब तो एक्सरेज आर पार निकल गई। समझ रहे बात को? एक्सरे पे ये फोटो जैसा है। फोटो आपको याद है, मैंने फोटो सिखाया था रदरफोर्ड के, फोटोग्राफिक प्लेट, अल्फा पार्टिकल जिस पॉइंट पर टकराएंगे, जिस पॉइंट पर टकराएंगे एक्सरे प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर, उस पर काला धब्बा छोड़ देंगे। तो एक्सरे आई, मेरे शरीर से टकराई और आर पार निकल गई। तो एक्सरे प्लेट पीछे थोड़ी है, एक्सरे प्लेट तो सामने है। तो वो एक्सरे के पार्टिकल या वेव आकर मुझसे टकराए, टकरा के वापस लौटे और वापस एक्सरे मशीन में एक्सरे प्लेट पर टकराए, तभी तो रिपोर्ट बनेगी। तो ये सिर्फ बोन से टकरा पाती है। तो मेडिकल डायग्नोसिस में बोन्स, टीथ, ऐसे जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं, ये उसके डायग्नोसिस में कि कहीं टूट फूट तो नहीं है, देखने में काम में आती है। और भैया ये भी बहुत हार्मफुल होती है। तो आप सोचो जो एक्सरे कर रहा होता है वो कितना रिस्क में होता है। वो बहुत रिस्क में होता है, इसलिए वो पूरा सर पर एक कपड़ा, आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और एक पूरा उसके पास में एक सूट होता है। अभी जैसे वो कोरोना फाइटर्स जो बाहर पहन के घूमते हैं ना, वैसी किट पहन के एक्सरे करते हैं। और एक्सरे भी एक बड़ी सी शील्ड होती है, उसमें कंप्यूटर लगा होता है और उसके पीछे छुप के एक्सरे करते हैं, ताकि जरा सी भी रे हम पर गलती से ना गिर जाए। क्यों? क्योंकि आप तो 2 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट में एक्सरे करा के निकल जाओगे, लेकिन उसको आज नहीं, उसको रोज हजारों लोगों के एक्सरे करने। तो उस पर सोचो कितनी एक्सरे रेज गिरेगी। तो जब अल्ट्रा वायलेट कैंसर वगैरह कर सकती, तो ये एक्सरे और डेंजरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गामा रेस। गामा रेस बिल्कुल आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, सीधे आपको मार देती है, इंस्टेंट डेथ। इसके सामने आए, मर गए। ऐसे मरोगे, हड्डियां भी नहीं मिलेगी, बॉडी तो छोड़ो, हड्डियां भी नहीं मिलेगी। तो कितनी खतरनाक होगी भाई। क्यों खतरनाक है? वेवलेंथ देखो ना कितनी कम हो गई। यहां पर इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻4 मीटर से 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, -2 मीटर, और यहां -12 मीटर, 10 गुना छोटी हो गई। 10 गुना छोटी हो गई मतलब इसकी शक्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 गुना बढ़ गई। अगर ये 1 सेकेंड में आपकी बॉडी से 100 बार निकलती है, तो ये आपकी बॉडी से 1000 बार निकलेगी, आपकी बॉडी के चिथड़े कर देगी। समझ रहे हो? तो ये बहुत डेंजरस है। ये कहां से निकलती है? ये जब एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पर फूटता है, वहां से निकलती है, बड़ी डेंजरस होती है। इसके बाद आती है कॉस्मिक। अबे जब गामा इतनी खतरनाक है तो कॉस्मिक के बारे में तो बात भी मत करना, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे तो मिलती नहीं है। ये कहां निकल रही होती है? सन के भी कोर में, सन के भी बिल्कुल सेंटर में, जहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई। वेवलेंथ इसकी स्मॉलेस्ट है, फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इतने टाइप की आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। आप लोग इसका अच्छे से टेबल बना लीजिए, और अगर नहीं तो अपने नोट्स में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेबल बना हुआ है, सब कुछ चीजें डिटेल में लिखी, तो आप वहां से भी इस चीज को ले सकते हो। तो गाइस दैट्स इट, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में शुरू करेंगे प्लैंक अंकल की बात को, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। That's all for this video. Have a great day ahead, guys. Bye bye.